अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सबको क्लासिकल मैकेनिक्स के इस ऑनलाइन कोर्स में मैं वेलकम करता हूं। आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल उसका एक ब्रीफ सा रिव्यू लेंगे। तो बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो साइंस की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच अगर मैं इसे कहूं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो सबसे फंडामेंटल साइंस है, जो सबसे पुरानी साइंस है फिजिक्स में या सारी साइंसेज में, वो हमारी मैकेनिक्स है या क्लासिकल मैकेनिक्स है। बच्चों, मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं। यहां पर हमें एक बात जहन में रखनी होगी कि मैकेनिक्स में हम ये स्टडी नहीं करते कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूव, बल्कि मैकेनिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। तो मैकेनिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हम उन ऑब्जेक्ट्स पर लग रही होती हैं, उनका क्या असर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स में बुनियादी तौर पर हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है बच्चों, वो है हमारे पास फोर्स, मास, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं मैकेनिक्स में जिनके ऊपर डिस्कशन होगी इस पूरे कोर्स में, जिनके ऊपर बात होगी। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिक्स जो है वो इस बात को बिल्कुल स्टडी नहीं करती कि ऑब्जेक्ट्स क्यों मूव करते हैं, बल्कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, और फोर्स और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो मोशन को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा हम ब्रीफ हिस्ट्री मैकेनिक्स की देखेंगे। ठीक है, कि मैकेनिक्स कहां से स्टार्ट हुई, क्या क्या काम हुआ इसमें, किस किस ने किया, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हम मैकेनिक्स की जो दो मेजर ब्रांचेस हैं उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन फर्दर मैकेनिक्स के हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं। एक है हमारे पास काइनेमैटिक्स और दूसरी है हमारे पास डायनामिक्स। बच्चों, इन दोनों ब्रांचेस में हमने स्टडी तो मोशन को ही करना है, लेकिन जो काइनेमैटिक्स है उसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट डिस्कसिंग द फोर्स एंड द मास। यानी कि फोर्स और मास को डिस्कस किए बगैर हम मोशन को स्टडी करेंगे। किस ब्रांच में? काइनेमैटिक्स में। यानी कि काइनेमैटिक्स में हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी जो है उसका एक्सेलरेशन के साथ क्या ताल्लुक है। वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन तमाम क्वांटिटीज का इंटर रिलेशन, एक दूसरे पर ये किस तरह से असरअंदाज होती हैं, इनके आपस में किस तरह से इंटरचेंज होती हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम काइनेमैटिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन काइनेमैटिक्स में हम फोर्स और मास के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जबकि डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स में हम फोर्स और मास का भी जिक्र करेंगे, हम फोर्स और मास का भी हवाला देंगे। हम ये भी देखेंगे कि फोर्स किस तरह से मोशंस को इफेक्ट करती है, मास का क्या रोल होता है, इनर्शिया का क्या रोल होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स में। तो बच्चों, ये तो एक थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन हमने की मैकेनिक्स की। इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, मैकेनिक्स का जो हिस्ट्री में हमें मिलता है, एरिस्टोटल से इसका आगाज हुआ। सबसे पहले इससे पहले भी लोग मोशंस को स्टडी करते रहे हैं और करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को का हवाला या उनका जिक्र तारीख में मिलता है, कुछ लोगों का नहीं मिलता। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमें जिक्र मिलता है मोशंस को स्टडी करने का, इस हवाले से वो मिलता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का ये मानना था कि मोशन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए
वी नीड अ एक्सटर्नल फोर्स। हमें हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो बच्चों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ब्रीफ सी हिस्ट्री मैकेनिक्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल का जिक्र आ रहा है। एरिस्टोटल ने क्या कहा? इसने कहा कि वी नीड अ फोर्स। किसी भी तरह का मोशन है उसके लिए आपको फोर्स रिक्वायर है। उसके बाद एरिस्टोटल के बाद एक लंबे अरसे तक इसमें एक बहुत बड़ा आप कह रहे हैं ब्रेक आया और बहुत सदियों तक, कई सौ सालों तक मैकेनिक्स पे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई वो आके हुई 17th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी में दो बड़े नाम हमारे सामने आए, गैलीलियो एंड न्यूटन। बच्चों गैलीलियो ने और कुछ फंडामेंटल्स रूल्स बताए कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो वो सर्टेन रूल्स को, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। और साथ में गैलीलियो ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी दिया कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, थोड़ी सी जो डेवलपमेंट है उसके बाद वो गैलीलियो के दौर में हुई। गैलीलियो के बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुई, जो मेजर ब्रेक थ्रू मिले हमें, वो मिले ड्यू टू न्यूटन। न्यूटन ने उन सेट रूल्स को, जिन रूल्स को गैलीलियो ने डिफाइन किया था, उनको बाकायदा लॉज का नाम दिया और उन्हें आज भी हम न्यूटन लॉज या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मैकेनिक्स में जो न्यूटन लॉज हैं या न्यूटन की जो डेवलपमेंट है मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, मैकेनिक्स में, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। न्यूटन लॉज जो है या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, इट हैज नो एक्सेप्शन। आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में जिन ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हैं, यहां से लेकर द मोशन ऑफ गैलेक्सीज, द मोशन ऑफ स्टार्स, अर्थ का मूव करना अराउंड द सन और बाकी चीजों का जो मोशन है, इन सब पर न्यूटन लॉज जो हैं दे आर एप्लीकेबल। हत्ता कि कुछ न्यूटन लॉज की लिमिटेशंस हैं, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूटन लॉज जो है दे आर एवरीवेयर। एक सेब के जमीन पर गिरने से लेकर जमीन के सूरज के गिर्द मूव करने तक, हमारी गैलेक्सीज के मूव करने तक, हमारी गैलेक्सीज के एक दूसरे के करीब आने और एक दूसरे से दूर जाने तक, हर जगह पर आपको न्यूटन लॉज मिलते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सारी चीजें आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मिलती हैं। अब बच्चों न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, ये न्यूटन लॉज जो हैं, क्या ये हर जगह पर वैलिड हैं? क्या इनको हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है? तो इसमें कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस जरूर हैं। हम उन लिमिटेशंस का तज़किरा भी करते हैं कि वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और किस तरह से दे आर कम इनटू प्ले। ठीक है, उसमें सबसे पहले है हमारे पास, अगर हम बात करें माइक्रो वर्ल्ड की, यानी कि हम अगर एटम्स की बात करें या हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम फोटॉन की बात करें, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम फोटॉन की बात करें, हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है जी, न्यूट्रॉन की बात करें, अगर हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, तो बच्चों हमें वहां पर न्यूटन लॉज जो हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स से। तो बच्चों माइक्रो वर्ल्ड में, सब एटॉमिक और एटॉमिक वर्ल्ड में हम अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्लेस कर देते हैं विद क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहां पर एक सवाल आता है, हम ये कह देते हैं, कुछ लोग ये कह देते हैं या हम ये सोच लेते हैं, हमारे ज़हन में ये बात आ सकती है कि इसका मतलब है कि जी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सब एटॉमिक वर्ल्ड पे जाके फ्लॉप हो जाती है, वो फेल हो जाती है वहां पर। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप यूं कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की ही एक्सटेंशन है।
यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी जब हम कोई मॉडल डेवलप करते हैं किसी पार्टिकल के लिए या किसी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं, तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाले होते हैं। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स को ही हम एक्सटेंड करते हैं, जो बाद में क्वांटम मैकेनिक्स बन जाती है जब हमें स्टडी करना होता है किसको, सब एटॉमिक वर्ल्ड को। एक और लिमिटेशन है न्यूटन लॉज की, वो क्या है बच्चों, जब हमें स्टडी करना होता है उन पार्टिकल्स को जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, वेरी लार्ज स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्लेस करना होता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के साथ। तो दूसरी हमारी जो एक्सेप्शन है, टू स्टडी motion of objects moving at very high speeds। बच्चों बहुत ज्यादा, मतलब ये वेरी हाई स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी स्पीड हो विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से आप उसका कंपैरिजन कर सकें, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का कोई 40% या 50%, 60%, 70%, इतनी ज्यादा स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हों तो उनको फिर स्टडी करने के लिए हमें दोबारा से फिर जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो बेसिक लॉज हैं उन्हें फिर मॉडिफाई करना पड़ता है, और मॉडिफाई करके हमारे पास जो नई मैकेनिक्स बनती है दैट इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स भी हैं, कुछ ऐसे लॉज भी हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के विच आर यूनिवर्सल, ठीक है। मिसाल के तौर पर उन्हें कहीं पर भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पेश नहीं आती। उसकी मिसाल है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों ये सारे वो लॉज हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, इनको कहीं पर भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पेश नहीं आती। तो बच्चों ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और साथ ही हमने कुछ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कस की। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी बातें मैंने वैसे बोली ही हैं, तो ज़्यादातर जो थोड़े पॉइंट्स या हिंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ जी, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफ रिव्यू लेना है हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स का फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, हमारा जो कोर्स है, हमारा जो कोर्स बाकायदा स्टार्ट हो रहा है वो इस टॉपिक से हो रहा है जी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, रिव्यू ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल या फॉर अ पॉइंट पार्टिकल। क्लियर हो गया जी। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ताकि हमें आगे इसको यूज करना है। तो यहां पर थोड़ा सा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बेसिकली, अगर हमने किसी पार्टिकल या किसी इवेंट की लोकेशन बतानी हो किसी फिक्स्ड ओरिजिन से और टाइम बताना हो, तो उसके लिए हम 3 एक्सिस यूज करते हैं। इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है जी। ये तीनों एक्सिस जो हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है जी।
एक्स एक्सिस, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कह लें, वर्टिकल को वाई एक्सिस कह लें, उसको जी कह लें। ये आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं कि आप इसको एक्स कहें, इसको वाई, इसको जी। आप इसको एक्स कह लें, इसको वाई कह लें, इसको जी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है सिंपली आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहां पर ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं जी ओरिजिन। बच्चों, किसी भी पार्टिकल या किसी इवेंट, फर्ज करें कि कोई पार्टिकल एक पोजीशन P पे है, ठीक है जी, या कोई इवेंट यहां पे हो रहा है, तो इस पार्टिकल या इस इवेंट की लोकेशन बताने के लिए ओरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। तो इस तरह से हम एक ओरिजिन से, एक फिक्स्ड ओरिजिन से किसी भी इवेंट की, किसी भी पार्टिकल की लोकेशन और टाइम बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। बच्चों, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है हमारे पास जी एक्सिस। ये नाम जो है इनकी चॉइस आर्बिट्रेरी है, आप जिसे मर्जी एक्स कह लो, जिसे मर्जी वाई कह लो और जिसे मर्जी जी कह लो। और एक और मैंने इंपॉर्टेंट बात की है कि ये तीनों एक्सिस जो होते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं या कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है, ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। हम इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। जिस तरह कमरे का कॉर्नर है, कमरे का कॉर्नर आप ओरिजिन मान लें और उसमें आपको 3 लाइनें नजर आएंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तीनों ही परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां पर हमारे पास ये देखें, ये एग्जाम्पल भी है, ये देखें आप, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई एक, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और आप देख सकते हैं ये तीनों एक्सिस जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। आप देखें इनको गौर से, ये तीनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर हैं। यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक चौथा हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, एक जिसको हम टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी इवेंट को मेजर कर रहे हैं तो किसी इवेंट को मेजर करने के लिए आपको 3 स्पेस कोऑर्डिनेट और एक टाइम कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो स्पेस कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो लोकेशन बताते हैं, जो x है, y है और z है। बच्चों, इसके बाद ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हमारे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे हो और अगर वो मूव कर रहा हो तो उसमें उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ताकि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है जी। तो ये है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन लॉज जो हैं दे आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इसको हम आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, इसको हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो लेबोरेटरी है वो भी एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा हो सकता है, ठीक है। तो परफेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन अर्थ जो है इसको हम आइडियलाइज कर लेते हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पहचान क्या है कि उसमें जो एक्सेलरेशन होता है आपका वो 0 होता है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है या तो रेस्ट पे होता है और अगर वो मूव कर रहा हो तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको मूव करना चाहिए। हर हाल में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बच्चों, इनर्शियल फ्रेम्स की एक खूबसूरती है, उनकी खूबसूरती है कि एक इनर्शियल फ्रेम में जो हमारे लॉज हैं, न्यूटन लॉज या फिजिक्स के लॉज, वो जो रिजल्ट देते हैं, ठीक है, अगर आप एक फ्रेम से अपने इवेंट को या अपने पार्टिकल को आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शिफ्ट कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा करने से जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। इसे कहते हैं न्यूटोनियन रिलेटिविटी या गैलीलियन रिलेटिविटी। ये सिंपल रिलेटिविटी है कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने इवेंट को किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले जाएं,
या अपने पार्टिकल को ले जाएं तो कोऑर्डिनेट्स, जाहिर बात है जब आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स x y z हैं तो जब किसी दूसरे फ्रेम में जाएंगे वहाँ x प्राइम y प्राइम z प्राइम हो जाएंगे। तो ऐसा करने से, कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करने से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन रिलेटिविटी। उसके बाद हमारे पास दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद होता है, यानी कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं होता। तो हमने जैसे पहले बात की कि हमारे जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं या न्यूटन लॉज जो हैं, दे आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो बच्चों अब हमने बाकायदा अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। हमने सारा इंट्रोडक्शन ले लिया है, ठीक है। ब्रीफ सा आप एक रिव्यू ले लें। हमने पहले इंट्रोड्यूस करवाया मैकेनिक्स को, हमने डिफाइन किया, उसकी हमने 2 सिंपल ब्रांचेस देखी, फिर थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देखी, फिर हमने कुछ लॉज के बारे में पढ़ा, और अभी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा। उसके साथ हमने देखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इसके बाद हम अपना जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे, और हमारा टॉपिक क्या है? ब्रीफ रिव्यू ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल। जी बच्चों, अभी हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है ब्रीफ रिव्यू ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो बच्चों हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमने यहाँ पर आसानी के लिए, हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए 2 डायमेंशनल फ्रेम लिया है सिर्फ, यानी कि ऐसा फ्रेम जिसमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट P है जहां हमारा पार्टिकल मौजूद है, और इसकी लोकेशन बताने के लिए, इसकी पोजीशन बताने के लिए हमने ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर लिया है R, ठीक है जी। अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, आपने पढ़ा कि वेलोसिटी जो होती है दैट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है जी। इसी तरह से हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है? वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है जी dr ओवर dt, और यहां पर ये d ओवर dt हम इसको वैसे ही रहने देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर। तो ये है हमारे पास बच्चों एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे हम नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन 1, और इसे हम नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन 2। बच्चों अब ये स्टडी करने के लिए, इस चीज को डिस्कस करने के लिए कि ये पार्टिकल पर अगर एक फोर्स लगती है तो वो इसको किस तरह से इफेक्ट करती है, ये पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है। ऑब्वियसली ये मूव कर रहा है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से इसको मोशन को इफेक्ट कर रही है। तो ये सारी मैकेनिक्स को डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत है न्यूटन सेकेंड लॉ की। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू dp ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 3, और यहां पर जो p है ये लीनियर मोमेंटम है। बच्चों ये लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है मास का और लीनियर वेलोसिटी का। यहां पर आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि जी हमने तो पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो F इज इक्वल टू ma है, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ किस तरह से हो गया? तो बच्चों ये न्यूटन सेकंड लॉ की जनरल फॉर्म है। एक्चुअली असल में न्यूटन सेकंड लॉ यही है जो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में लिखा। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो यही है, जो F इज इक्वल टू ma वाली फॉर्म है वो इसकी आगे एक स्पेशल इसकी फॉर्म है, वो भी हम देखते हैं कि वो फॉर्म कैसे आती है, ठीक है। तो बच्चों यहां P की जगह अगर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास
जो F है ये बराबर आएगा D और P की जगह आएगा mv और dt। बच्चों अगर ये मास कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पर हमने जो पार्टिकल लिया है फॉर सिंपलिसिटी हमने इसको आइडियलाइज किया है, आसानी के लिए हमने ये समझना है कि ये पार्टिकल एक पॉइंट मास है। आपको पता है कि जो पॉइंट मास होता है उसकी डायमेंशंस नहीं होती, लेंथ विड्थ उस तरह से नहीं होती, तो हमने इसको पॉइंट मास कंसीडर किया है। और दूसरा हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसको एक फिक्स्ड ओरिजिन से, ये हमारा फिक्स्ड ओरिजिन है O, हमने यहां से इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना हुआ है। ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं क्योंकि अब हम इसमें न्यूटन लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। तो बच्चों यहां पर मास कांस्टेंट है इसलिए इसको हम डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स है ये बराबर आ जाएगी m dv ओवर dt। बच्चों ये देखें dv ओवर dt किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के। तो हमारे पास कुछ यूं हो सकता है F इज इक्वल टू m और dv ओवर dt इसकी जगह क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो ये हमारी वो फेमस फॉर्म है जिसके बारे में आपने अपनी स्कूल फिजिक्स में और कॉलेज फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, कि न्यूटन लॉ जो है F इज इक्वल टू m में है, लेकिन ये एक स्पेशल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, जो जनरल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की वो है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन को हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m और a की जगह d स्क्वेयर r ओवर dt स्क्वेयर। तो यहां तक हमारी इक्वेशन 4 हो गई थी, ये हमारी इक्वेशन 5 है और ये हमारी इक्वेशन 6 है। बच्चों ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हर तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, ये हर तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। ठीक है जी बच्चों, ये तो डिस्कशन हो गई उसकी वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और उसको जो फोर्स इफेक्ट कर रही है न्यूटन सेकंड लॉ की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ कंजर्वेशन लॉज को डिस्कस करेंगे इस सिंगल पार्टिकल के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लॉ ऑफ conservation of linear momentum। बच्चों अभी भी आपने एक रिलेशन पढ़ा है इक्वेशन 3 में कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो सिस्टम है वो इस तरह का सिस्टम है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जितनी एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लग रही हैं, ठीक है, या जितनी भी नेट फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम जीरो है। अब यूं कह लें कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रही, और अगर उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों और उन सारी फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम है उन सारी फोर्सेस का, वो जीरो हो या नेट फोर्स जीरो हो, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं rate of change of linear momentum is equal to net force। लेकिन यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और वो कंडीशन ये है कि लेट सपोज आपकी जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो बच्चों यहां पर नेट फोर्स की जगह आप जीरो पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा ये कुछ यूं आएगा dp ओवर dt इज इक्वल टू जीरो। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? P आएगा और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा अगर हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही, और अगर लग रही हैं तो उन सब का जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो बच्चों ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेंगे कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है
और उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं व्हाइट बोर्ड से ज़रा साइड पे हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं और हमारे पास नेक्स्ट है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी बच्चों, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो पहले हम देखेंगे थोड़ा सा हम ऑल्दो आपने ऑलरेडी अपनी डिग्री क्लासेस में, कॉलेज फिजिक्स में आपने एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा है, बस हमने रिव्यू ही करना है, उसको ज़्यादा डिटेल उसके नहीं लेने। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, फर्ज करें कि किसी हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है जी, उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा जो पार्टिकल है वो एक फिक्स एक्सिस से इस तरह से मूव करता है कि वो एक एंगल सबटेंड करता है, यानी कि उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज होती है। तो बच्चों, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारा पार्टिकल है और इस पोजीशन को हम P1 कह देते हैं और कुछ देर बाद हमारा पार्टिकल मूव करके यहाँ चला जाता है P2 पे और ये P1 से ये हमारा जो पॉइंट है ये P2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसने कुछ एंगल सबटेंड किया थीटा, और ये जो R वेक्टर है ये फिक्स्ड वेक्टर है ओरिजिन से, इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो मोशन होगा, ठीक है जी, इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम एंगुलर मोशन कहेंगे। और बच्चों, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर ये इसका लीनियर मोमेंटम है P। ठीक है बच्चों, तो लीनियर मोमेंटम का हम इसे कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रोटेट करते हुए हमारे पार्टिकल का जो मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या है जी, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसमें ये देखें जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, टेंजेंट उसके टेंजेंट डायरेक्शन में ये आपको लीनियर मोमेंटम नजर आ रहा है और ये आपका रेडियस वेक्टर है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसको अगर हम स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ओरिजिन, तो यही आपका क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है रेडियस वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का और लीनियर मोमेंटम का। ये P क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन 7 हो गई जी। ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, दोनों साइड्स का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा d/dt ऑफ L, इसी तरह से d/dt ऑफ R क्रॉस P। बच्चों, आपको पता है कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा होता है तो वहां पर हम डेरिवेटिव लेने के लिए सम थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी हमने सम थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास होगा जी dr/dt क्रॉस P प्लस R क्रॉस dp/dt। तो बच्चों, ये P जो है ये तो लीनियर मोमेंटम है, यानी कि हम पुट कर सकते हैं P की जगह mv। तो P की जगह अगर यहां पर mv पुट कर दिया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा dr, अच्छा ये जो dr/dt है, dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, ये आपके पास क्या है,
वेलोसिटी है, ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है P के साथ और P में आप पुट कर दें mv और उसके बाद प्लस r क्रॉस, बच्चों dp ओवर dt आपने पढ़ा पिछले सेशन में कि dp ओवर dt क्या है, f के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो dp ओवर dt की जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। बच्चों अब यहां पर देखिए v क्रॉस v, ठीक है, हमारा जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें ये एक रूल है कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो बच्चों v क्रॉस v ये क्या है, जीरो है। तो यहां पर ये वाला फैक्टर जो है, ये पूरा फैक्टर, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पे बचेगा जीरो प्लस r क्रॉस f। बच्चों r क्रॉस f किसके बराबर होता है, r क्रॉस f इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टॉर्क और इस साइड पे हमारे पास क्या है, dl ओवर dt, या आप इसको लिख सकते हैं dl ओवर dt इज इक्वल टू टॉर्क। तो बच्चों यहां से हमने एक और बात सीखी है और वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो क्या समझ आई आपको, ये समझ आई कि जो टॉर्क है वो एंगुलर मोशन में फोर्स का एनालॉजी है, एनालोगस है, फोर्स की एनालॉजी है। यानी कि जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों अगर हमारे सिस्टम के ऊपर लगने वाले सारे टॉर्क का सम जीरो हो, यानी कि नेट टॉर्क जीरो हो, तो ये हमारी जो इक्वेशन है इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन यहाँ पे हमारी 7 थी, इसे हम क्या देते हैं इक्वेशन 8। तो बच्चों इक्वेशन 8 में अगर नेट टॉर्क जीरो पुट कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा dl ओवर dt इज इक्वल टू जीरो। इसको हम कर लेते हैं जी इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से हमारे पास l जो है ये बराबर आ जाएगा जी कांस्टेंट के। तो बच्चों यहां पर दो बातें सीखी आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए जरूरी है कि हमारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या हमारी जो नेट फोर्स है उसका सम जीरो हो, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आपने सीखा कि हमारे जो नेट टॉर्क्स हैं जो हमारे सिस्टम पर लग रहे हैं, जो हमारी बॉडी पर लग रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम की बात अभी हम नहीं करनी क्योंकि अभी हम सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो एक सिंगल पार्टिकल पर लगने वाले जो सारे टॉर्क्स हैं अगर उनका सम जीरो है तो वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कंजर्व करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन भी आपने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हमने करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसके रिलेशन को भी देखना होगा और पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का सम जो है ये कंजर्व करेगा। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वहां से हम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और फिर हम उनका सम लेंगे तो सम जो है वो किस तरह से कंजर्व होगा ये हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बच्चों हमने पढ़ा कि हमारा जो वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया।
अब फर्ज करें कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो पोजीशन 1 पे है। यहां पर हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स इसको यहां से डिस्प्लेस करती है और एक नई पोजीशन पे ले जाती है, पोजीशन 2 पे। पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो ds है। ठीक हो गया? तो हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स जो है इसको हम ma या mdv ओवर dt भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप कह लें इक्वेशन 9। और यहां पर आप इसके साथ थोड़ा सा और भी आप देखें, हमने पढ़ा हुआ है एक बेसिक इक्वेशन है मोशन की, s इज इक्वल टू vt, और अगर ds हो जाएगा तो ये बन जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। तो बच्चों यहां पर इक्वेशन 9 में f की जगह ये वाली वैल्यू यानी कि इक्वेशन a और ds की जगह ये वाली वैल्यू v dt अब यहां पर पुट कर दीजिए। तो हमारे पास जो वर्क है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, ये वर्क जो है बच्चों ये बराबर आ जाएगा, f की जगह क्या आ गया m dv ओवर dt और ds की जगह v dt। क्लियर हो गया? तो अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। बच्चों ये देखें, ये हमारे पास है m को अगर हम कांस्टेंट रखें तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ यूं भी बन सकता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें आप इस पूरे रिलेशन को, तो ये हमारे पास यूं बन सकता है m इंटू dv डॉट v। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आप dv डॉट v लिख लें या v डॉट dv लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं m, ठीक है जी, इंटू v डॉट dv। और बच्चों इस डॉट प्रोडक्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करें और cos थीटा यहां पर आएगा, और आपको पता है कि ये हमने सपोज किया है कि जो dv है, वेलोसिटी में जो चेंज है, ये उसी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अगर ऐसा है तो एंगल 0 होगा और cos 0 1 होता है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ यूं बन जाएगा v इंटू dv। बच्चों अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास जो वर्क है फ्रॉम पोजीशन 1 टू 2 इज इक्वल टू m ओवर 2, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी v स्क्वायर ओवर 2। वो 2 हमने बाहर लिख लिया है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अब यहाँ पर इसको पुट करें, लिमिट्स को पुट करें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया वर्क। बच्चों अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 m v2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 m vi स्क्वायर। बच्चों ये जो हाफ m v स्क्वायर है ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं T2 माइनस ये क्या है T1। यहां पे हमारे पास आ गया वर्क। बच्चों इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 के बाद ये इक्वेशन 10। बच्चों इसे कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप वर्क करते हो तो वर्क करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। इसके बाद हम वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेसिक जो कैलकुलस है उसमें हमने, जो मैकेनिक्स है उसमें हमने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्लियर हो गया? तो अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास है वर्क फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अब ये माइनस अगर हम यहां ले आए, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास यूं बन जाएगा वर्क फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। बच्चों इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 11 का। अब अगर आप गौर करें तो इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11 इनको कंपेयर किया जा सकता है। तो बच्चों इनको कंपेयर कर लें, अगर हम इनको कंपेयर कर लें तो हमारे पास ये रिलेशन कुछ यूं बन जाएगा
T2 माइनस T1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। आप ऐसा करें, U2 को इधर ले आए, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और T1 को उधर ले जाए, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इनको रीअरेंज करें, रीअरेंज करने से ये हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस U1 इज इक्वल टू T2 प्लस U2। तो बच्चों ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप देख सकते हैं कि पॉइंट 1 पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, पॉइंट 2 पर वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। तो इसके साथ ही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कंप्लीट हुआ। अब फाइनली हम देखेंगे कि एक फोर्स की कंजर्वेशन क्या होती है और एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। जी बच्चों, अब आखिर में मेरा ख्याल है कि आप लेक्चर से बोर नहीं हुए होंगे। एंड पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, तो जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बातें आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप वो ज़रूर अपने क्वेश्चन पूछने हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं भला, हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को डिस्कस करना है। तो आखिर में हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है उसको समझने के एक छोटी सी एग्जांपल ली है हमने यहाँ पर। बच्चों एक पॉइंट ए है जो कि ग्राउंड पे है, और एक पॉइंट बी है जो ग्राउंड से हाइट एच पे है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से उठाना है और पॉइंट बी पे ले जाना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रास्ते हैं। आप पहले ए से सी पे जाएं और सी से बी पे जाएं, या आप पहले ए से डी पर जाएं और डी से फिर बी पे जाएं, एक और रास्ता है। या आप डायरेक्ट ही ए से बी पे चले जाएं। आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, आपका जो वर्क आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, अगर वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ऐसी फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जिस फील्ड में ये वर्क हो रहा होता है, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह से बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चों उसके बाद एक और डेफिनेशन भी हमारे पास हो सकती है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो। यानी कि आप ए से किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं और हम उसको बी पे ले जाएं और बी से फिर उसको वापस ए पे ले आएं, तो ये क्लोज पाथ बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो ऐसा करने से जब आप वापस ए पर आएंगे तो टोटल वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। बच्चों ऐसी फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स ही कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन जो हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।